अब ये आयरन जो ईडीटी है, पास पाकिस्तान के अंदर जो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं आयरन के, वो तीन पाए जाते हैं, जिसमें जो है वो आयरन, सोडियम आयरन डीटीपीए, सोडियम आयरन ईडीटीए और सोडियम आयरन ईडीडीएचए है। अब सबसे जो कॉमनली जो पाए जाने वाला है वो है आयरन ईडीटीए। ठीक है, ये चिलेटिंग जो है, चिलेटेड जो है वो फर्टिलाइजर है आयरन का। अब इसमें देखिए आयरन तो है, लेकिन सोडियम आयरन को चिलेट किया गया है ईडीटीए के साथ। इसमें चिलेटिंग एजेंट है डीटीपीए और इसमें चिलेटिंग एजेंट है ईडीडीएचए। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनकी न्यूट्रिएंट परसेंटेजेस वेरी कर सकती हैं। ठीक है, मुझे जो बुक से मिली हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट के अंदर इससे भी कम या ज्यादा वाले फर्टिलाइजर आ गए हो, क्योंकि ये डेली बेसिस पे नई केमिस्ट्रीज जो है वो लॉन्च हो रही हैं, तो इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो चेंज भी हो सकती है। आयरन डीटीपीए के अंदर जो है वो 10% आयरन होती है, आयरन ईडीटीए के अंदर 5 से 14% आयरन होती है, और आयरन ईडीडीएचए के अंदर 6% आयरन होती है। तो जिंक सल्फेट का भी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई उसका आयरन जो चिलेटेड है उसमें जिंक ईडीटीए आता है और जिंक ईडीडीएचए आता है। ठीक है, ईडीटीए जिंक जो है वो, जहां पर आप ईडीटीए डीटीपीए और ईडीडीएचए जुड़ा हुआ देखें किसी भी फर्टिलाइजर की कंपोजिशन में, तो समझ जाएं कि ये चिलेटेड फर्टिलाइजर है। अब आपको जब कभी भी मार्केट में मौका मिले चिलेटेड फर्टिलाइजर को देखने का, तो पीछे उसके जो है वो लिखा होता है कि इसके अंदर जो कंपाउंड है उसकी केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके अंदर जो लॉजिक है वो क्या है। तो ये तीन जो है वो चिलेटिंग एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है डीटीपीए, उसके बाद आता है ईडीटीए, एंड देन आता है ईडीडीएचए, और ये बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं बोरॉन के पास। ठीक है, बोरॉन का जो सबसे कॉमन फर्टिलाइजर है वो है बोरेक्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं बोरेक्स। अब बोरेक्स का जो फार्मूला है वो यही है, Na2B4O7.10H2O। सोडियम भी है इसके अंदर बोरॉन भी है, देन ऑक्सीजन भी है, और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बोरेक्स के अंदर जो है वो आमतौर पर जो है वो बार 11% जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा गया है कि भाई ये तकरीबन है। ठीक है, अब इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ जो है वो फर्टिलाइजर आते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन बोरेक्स जो है वो बोरान का ही फर्टिलाइजर है। उसके बाद जो दूसरा इसका फर्टिलाइजर है वो है बोरिक एसिड। मार्केट में आजकल बोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट अप्लाई करें, फर्टिगेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो 17% जो है वो पाई जाती है। सबसे ज्यादा बोरॉन की जो परसेंटेज पाई जाती है वो पाई जाती है बोरिक एसिड के अंदर। और उसके बाद जो तीसरा जो है वो बोरॉन का जो फर्टिलाइजर है जो आमतौर पर यूज होता है वो है सोडियम टेट्राबोरेट, जिसके अंदर 14% तकरीबन जो है वो बोरॉन पाई जाती है। उसके बाद कुछ और हैं। ठीक है, कोलिमेनाइट है। ठीक है, कोलिमेनाइट भी आजकल जो है वो एज अ सोर्स ऑफ बोरॉन यूज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतना कॉमन नहीं है, सिर्फ रिसर्च पर्पजेज के लिए जो है वो यूज होता है। तो इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स, जो दो तीन न्यूट्रिएंट्स मैंने मिस किए हैं, उनकी वजह ये है कि उनके पाकिस्तान के अंदर डेफिशिएंसी ना होने की वजह से जो है वो नहीं मिल रहे होते। ठीक है, कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम का कोई जो है वो आमतौर पर जो है वो कोई फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है। हम जब कैन यूज करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो वहां पर दिया जाता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का भी कोई जो है वो आमतौर पर जो है वो फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उसका भी जो है वो हम ये करते हैं कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट, या जो आपको जो है वो ये जो फिटकड़ी आपको जो मिलती है, ये आमतौर पर जो है वो इसका जो है वो सोल्यूशन बना के चलाया जाता है, या इसका पाउडर बना के फेंका जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन फर्टिलाइजर। सल्फर, एलिमेंटल सल्फर आता है पाउडर फॉर्म में, जो कि एज अ फंजीसाइड भी यूज किया जाता है, और जहाँ पर सल्फर की कमी वाकई होती है तो वहां पर भी वो हम भी जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड। मैंने बातों बातों में आपको बता दिए हैं। अगर आप ज्यादा इस पे डिस्कस करना चाहें तो आई एम अवेलेबल ऑन माई फोन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आजकल क्या है कि मार्केट के अंदर एक दूसरे किस्म के भी फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं स्लो और कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्लो और कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स को आमतौर पर हम कोटेड फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो आपका मेजर फर्टिलाइजर है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। अब देखें यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की।
तो ये यूरिया है। ठीक है, अब इस यूरिया को सल्फर के साथ कोट किया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस यूरिया के अंदर जो है वो सल्फर का जो है वो लिक्विड कोई शामिल कर लेंगे, या नीम जो है उसका ऑयल लेके वो इसके साथ मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करने से के बाद क्या होगा कि आपके जो यूरिया के पार्टिकल्स है उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी। जैसे हम वहां पर चिलेशन कर रहे थे, ये लोकल प्रोसेस है। तो इसमें अब देखें हमने क्या किया है कि यूरिया को कोट कर दिया है सल्फर के साथ। अब सल्फर के साथ जब कोट किया है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट को एक टाइम पर दो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर भी मिल रहा है और यूरिया भी मिल रहा है। जब आप इस वाले यूरिया को, जो कन्वेंशनल यूरिया है, इसको आप जब डायरेक्टली जमीन में जो है वो यूज करते हैं तो इसके लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। अमोनिया गैस की फॉर्म में भी आपका यूरिया लॉस हो जाता है। सबसे ज्यादा जो लॉसेस हैं वो अमोनिकल फॉर्म में है। ठीक है, आप जैसे ही अप्लाई करते हैं आधे से ज्यादा यूरिया उड़ जाता है। उसके बाद दूसरा जो है फिर नाइट्रेट में जब कन्वर्ट होता है, तो नाइट्रेट अगर प्लांट ने उठाई तो ठीक है, वरना जितनी भी है उसकी लीचिंग हो जाएगी और वो जाके आपके अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफर्स को जो है वो कंट्रोल करे और जाके कंटेमिनेट करेगा। तो हम कोटिंग क्यों कर रहे हैं? कोटिंग हम इसी वजह से कर रहे हैं कि जब तक ये, जैसे ही देखें नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर अप्लाई होता है और उसके वो धूप लगती है, तो उसमें से जो अमोनिया की गैस होती है वो उड़ जाती है। यानी कि अमोनिकल फॉर्म में आपका आधे से ज्यादा जो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है वो उड़ गया, यानी कि उसमें से जो नाइट्रोजन थी वो उड़ गई। फिर हम क्या करते हैं, इस कन्वेंशनल फर्टिलाइजर को कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने से क्या होता है कि ये जब आप इसके ऊपर सल्फर की कोटिंग, सॉरी, सल्फर की कोटिंग हो गई, तो अब जो रोशनी पड़ रही है या एनवायरनमेंट के साथ जब इसका कांटेक्ट हो रहा है तो पहले सल्फर का होगा। इसका मतलब ये है कि जब ये सॉल्युबलाइज होगा आपका फर्टिलाइजर, तो पहले इसके ऊपर वाली जो कोटिंग है पहले वो सॉल्युबलाइज होगी, एंड देन जो है वो क्या होगा कि उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो जो है वो निकल के बाहर आएगा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट लॉसेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। सल्फर देखें हमारा मेजर न्यूट्रिएंट नहीं है। हम यूरिया की अगर कोटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है कि हम यूरिया को बचाना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन हमारे क्रॉप्स को मिले। तो बहुत सारे कोटेड है, जिंक कोटेड यूरिया आता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग बना देते हैं। तो उससे फिर ये क्या क्या होता है कि एट अ टाइम आप दो फर्टिलाइजर जो है वो क्रॉप्स को दे रहे होते हैं, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, जिंक कोटेड यूरिया। जिंक कोटेड यूरिया जो मार्केट में आजकल बहुत कॉमन है, वो जबरदस्त यूरिया है, अगर किसी ने देखा है तो उसको पता होगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि अपने मेजर न्यूट्रिएंट को बचा रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो दूसरा न्यूट्रिएंट भी जो है वो हम क्रॉप्स को दे रहे हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स को हम कहते हैं कोटेड फर्टिलाइजर्स, स्लो और कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर। अब इनको हम कंट्रोल्ड रिलीज क्यों कहते हैं? कंट्रोल्ड रिलीज इसी वजह से कहते हैं कि हमने इनका जो न्यूट्रिएंट के रिलीज करने का पैटर्न है उसको कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम कन्वेंशनल यूरिया को अप्लाई करते हैं तो ये पहले अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और आधे से ज्यादा उड़ जाएगा। जितना भी नाइट्रोजन है वो अमोनिकल गैस फॉर्म में उड़ गया। उसके बाद जो है वो फिर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर प्लांट ने उठाई तो ठीक है, नहीं उठाई तो लीच डाउन। अब जब ये आप कोटेड फर्टिलाइजर या कोटेड यूरिया अप्लाई करते हैं तो इसके जो एनवायरमेंटल लॉसेस हैं वो कम होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपकी जो धूप है या सनलाइट है या डायरेक्टली आपका जो दूसरा कोई मटेरियल है वो आपके अंदर, इसके ग्रेन्यूल्स के अंदर जो यूरिया छुपा बैठा है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता। अब हमने क्या कर दिया, यूरिया के रिलीज पैटर्न को कंट्रोल कर दिया। पहले इसकी ये कोटिंग जाएगी, ठीक है, फिर जो है वो आराम आराम से इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो यूरिया निकल के आपके प्लांट्स को अवेलेबल होगा। तो दीज आर दी कॉल्ड। अब मैंने देखें आपको तीनों पढ़ा दिए, कन्वेंशनल भी पढ़ा दिए, कोटेड यूरिया भी पढ़ा दी और चिलेटेड फर्टिलाइजर्स भी जो है वो पढ़ा दिए। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आ जाए, नहीं भी आए तो आपको ये नॉलेज में जो है वो आपकी में इजाफा हो जाएगा। अब एट द एंड जब हम बात करते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमने पढ़ा कि भाई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। कल मैंने आपको उसकी वजह भी बताई थी कि अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटीज को कल्टीवेट करने के पीछे अगर जा रहे थे तो उनकी खुराकी जो है वो जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से। इसी वजह से साइंटिस्ट ने जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो इस्तेमाल किए। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्यों ये हम केमिकल या सिंथेटिक या फिर जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं? तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि भाई इनको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और अप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था कि 1 टन अगर आप किसी भी जगह पर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करते हैं तो उसमें से जाके 10 किलो आपको मिलती है नाइट्रोजन। 1 टन,
एक टन आप समझ रहे हैं कि कितना अमाउंट होगा, 1000 किलो फार्म यार्ड मेन्योर। तो उसके बदले ये है कि आप एक बोरी यूरिया की रख लें, स्टोरेज भी आसान, ट्रांसपोर्ट भी आसान। एक ट्रॉले के अंदर जो है वो हार्डली जो है वो एक 2 से 3 टन जो है वो फार्म यार्ड मेन्योर आता है आपका। उसकी जमीन पर अगर आप एक ट्रॉलर जो है वो भरवा के ले आए यूरिया का, तो पता नहीं कितनी बोरियां आ जाएंगी। हैं, यानी कि उनको मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ जो है ना वो हिस्सों में रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो है वो एक ढिग सा जो है वो लगा देते हैं। फिर जब हम उसके ऊपर रोटावेटर यूज करते हैं, तो उसके बाद वो रोटावेटर क्या करता है कि आपकी सॉइल के अंदर मिक्स कर लेता है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं वो है उनकी असेसिबिलिटी, यानी कि आप उनको अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, उनको स्टोर आसानी से कर सकते हैं, और उनको ट्रांसपोर्ट भी जो है वो आसानी से किया जा सकता है। अगर एक जगह पर 100 बोरियां आपकी नाइट्रोजन की स्टोर हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो 2300 जो है वो किलो जो है वो नाइट्रोजन मिल रहा है। तो उसकी जगह पर जो है वो ये आपको कहाँ से देगा? ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड जो है वो, जो है कि क्यों हम जो है वो ऑर्गेनिक के पीछे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई फॉर फॉर सप्लाइंग ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, हम जब किसी एक न्यूट्रिएंट को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम उसी का ही स्पेसिफिक फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स हैं वो एक कंपाउंड फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर कंपाउंड फर्टिलाइजर है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर फास्फोरस भी होता है, उसके अंदर पोटेशियम भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम होती है। अब अगर हमें जो है वो अप्लाई करना है फास्फोरस, ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज करेंगे तो हम डीएपी खरीद के आएंगे या सिंगल सुपर फास्फेट खरीद के आएंगे, क्योंकि उन दोनों के अंदर है ही फास्फोरस। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक मेन्योर में जा रहे हैं तो हमें सब न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मकसद का न्यूट्रिएंट है वो तो हमें मिल गया, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो तो जाया हो जाएंगे, या तो फिर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि प्लांट को ज्यादा मिकदार में चाहिए नहीं होते। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कंपाउंड फर्टिलाइजर्स के तौर पर जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। हमें अगर जो है वो नाइट्रोजन अप्लाई करनी है तब भी ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करो, अगर हमें जो है वो पोटेशियम अप्लाई करनी है तब भी हमें वही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है। अगर आपकी सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी फास्फोरस की है तो आप डीएपी यूज करें, या एसएसपी यूज करें, या एनपी यूज करें। अगर फास्फो पोटेशियम की है तो आप एसओपी यूज करें। तो यहाँ लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के मामलात में आपको ये जो है वो चॉइस जो है वो नहीं मिलती। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अगर हमें कोई भी फर्टिलाइजर, हमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है, हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी का जाके मार्केट से फर्टिलाइजर लेकर आएंगे और ठकाठक अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ये है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। जैसे ही आपने ये देखा होगा कि डीएपी के अलावा जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, हम आमतौर पर जो है वो गप में जो है वो डालते हैं, यानी कि आपकी जमीन गीली हो। ड्राई लैंड के अंदर कभी भी आपने फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना। अगर आपने ड्राई लैंड के अंदर अप्लाई कर दिया तो उसके एनवायरमेंटल लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए क्यों पानी जो है वो थोड़ा खड़ा करके अप्लाई करते हैं या गप में डालते हैं, क्योंकि इनको सॉल्युबलाइज करने के लिए, ये केमिकल कंपाउंड है ना, इसको हल करने के लिए वाटर जरूरी है। और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जैसे ही ये सॉइल के अंदर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है कि आसानी से प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज्यादा है, और इनकी जो अपटेक है वो भी प्लांट को आसानी से हो जाती है। सबसे जो मेजर इम्पैक्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, वो ये पॉइंट है कि भाई दे हैव अ रैपिड इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स। आप शाम को यूरिया अप्लाई करके आए, सुबह जाके आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो क्विक है। ठीक है, क्विक रिलीज है। जैसे ही उसको पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, उसकी सॉल्युबलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और बहुत तगड़ी से जल्दी से जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म में आ जाएंगे। और आपको एक दिन के अंदर भी रिजल्ट मिल सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूरिया का रिजल्ट एक दिन में आता है। अगर आपने आज अप्लाई किया है, कल आप जाके देखेंगे आपकी क्रॉप सारी भरी होगी। हमारा फार्मर यही चाहता है। आजकल का फार्मर ये चाहता है भाई मैंने अभी डाला और बाजार से चक्कर लगा कर आऊं और मेरे पौधे 3 फुट बढ़ जाएं। तो इसी वजह से जो है वो आजकल जो है वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स को जो है वो यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
स्लो इफेक्ट दिखाते हैं, स्लो रिलीज होते हैं, ठीक है। उनका जो न्यूट्रिएंट रिलीज करने का जो प्रोसेस है या टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड्स तो है नहीं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो आके तोड़ना नहीं है। हमने क्या किया, हमने जो है वो एक केमिस्ट्री बना दी, और इस केमिस्ट्री को ऐसा लिखा है कि भाई जैसे ही इनको पानी मिलेगा इनकी तोड़ फोड़ हो जाएगी शुरू, और जो है वो ये इसका जो न्यूट्रिएंट रिलीज का जो सिस्टम है वो भी जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर उनकी डिकम्पोजिशन होनी है। ऑर्गेनिक मैटर बल्क फॉर्म में जब तक सॉइल में पड़ा है तब तक कुछ नहीं कर सकता, उसकी डिकम्पोजिशन होगी, और डिकम्पोजिशन करने वाले हैं माइक्रोब्स। अब वहां पर कोई रोबोट तो बैठा नहीं है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो वर्क पावर है या उनका जो टाइम है डिकम्पोजिशन का, वो तो उनको ही वो ही बेहतर जानते हैं। तो इसी वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट जो रिलीज करने का पैटर्न है ऑर्गेनिक मैन्योर्स का या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, वो स्लो है। अब देखें, मैंने पॉइंट यहाँ पर एक लिखा है, लेकिन मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बता दिया। तो आप लिख सकते हैं कल को अगर आता है कि भाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और वर्सेस जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों। तो आप अब देखें लिख सकते हैं, इतनी सी बातें बातें आपको बताई जा रही हैं, यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स बाय योर सेल्फ, कि इनका इफेक्ट जो है, इफेक्ट क्रॉप के ऊपर बिल्कुल जल्दी में आता है, एक दिन, कभी कभी तो एक दिन में भी आ जाता है, ठीक है। एक दो दिन के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई जो फर्टिलाइजर आपने दिया है वो अपना काम जो है वो दिखा रहा है। और उसके बाद जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है पॉइंट है, इस फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये क्रॉप की यील्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। जनरली इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये क्रॉप की यील्ड को बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ाते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा मिकदार में खाने की जो प्रोडक्शन है उसको भी जो है वो अपना जो है वो मकदार को बढ़ाते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए जो है वो खाने पीने का जो अशिया है या सामान है वो उनको जो है वो सही तरीके से जो है वो मुयसर हो। सो दीज आर दी पर्टिकुलरली एडवांटेजेस, इसके अलावा भी होंगे, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन जो है वो इजी है, इनको स्टोर करना इजी है, इनको जमीन पर ले आना ले जाना जो है वो इजी। अगर आप देखें, अगर आपको 10 बोरियां चाहिए यूरिया की, तो आप जो है वो ट्रॉली में भी लेकर जा सकते हैं, लोडर आ गए हैं आजकल। लेकिन अगर आपको दस दस 10 बोरियों जितना यूरिया जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करना पड़े, तो आपको जगह कितनी चाहिए, या आपको फिर ट्रांसपोर्ट में ही जो है ना वो आप जो है वो मार खा जाएंगे। ओके, सो नेचर के अंदर जिस चीज का कोई एडवांटेज होता है उस चीज के कुछ फिर नुकसान भी होते हैं, ठीक है। ये एक फिनोमेना है नेचर का, जिसको हम लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उसका रीजन यही है कि जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको बनाया तो इसी वजह से जाता है कि इसके कुछ फवायद हों, लेकिन वो जब चलती है या जब उसके साथ प्ले अप करती है ये दुनिया, तो फिर उसके अल्टीमेटली जो डिसएडवांटेजेस हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लेकर आ गए, हमने गाड़ियां बना ली ताकि लोगों को आमदोरफ्त करने में आसानी हो। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर लोगों को अकल आई कि भाई जानवरों का इस्तेमाल करो, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब तो जहाज आ गए, ठीक है। तो देखें आसानी तो हुई है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट करने का जो वे है वो तो बहुत ही जो है वो स्मूथ एंड जो है वो इजी हो गया। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ कि हमने कार्बन बर्निंग को बढ़ा दिया, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है वो कार्बन कंटेंट बढ़ गया। अब हम रोने लग गए कि भाई गाड़ियों का कम इस्तेमाल करो, अल्लाह को मानो। हमने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, हमने अगर दही लेने जाना है तब भी बाइक पे जाएंगे, दुकान पे जाना है भाई गाड़ी पे जाओ। तो डिसएडवांटेजेस भी हर चीज के होते हैं, जिसका कोई फायदा होता है उसका साइड इफेक्ट होता है अल्टीमेटली, आज नहीं तो कल आपको नजर आएगा। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी जो है वो एसोसिएटेड है। उनमें जो सबसे पहले आता है वो यही आता है कि भाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं वो बहुत इजीली जो है वो लीच डाउन हो सकते हैं, यानी कि जमीन से नीचे चले जा सकते हैं। और उसके साथ क्या हो सकता है, जब वो नीचे जाएंगे तो सॉइल को भी पॉल्यूट करेंगे और वाटर को भी पॉल्यूट करेंगे। ये एक कॉमन कॉमन फिनोमिना है जो हम आजकल जो है वो देख रहे हैं कि हमारी वेसिनिटीज के अंदर जो पानी है, जो
क्या कहते हैं अपना क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, वो डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, दिन ब दिन जो है वो खराब होती जा रही है, और उसका नुकसान ये हो रहा है, एक तो हमें मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बहुत साल्टी वाटर जो है वो हमारे पास है। जिन वेसिनिटीज के अंदर वाटर सप्लाई का पानी नहीं है, वहां पर लोगों के साथ आजकल बहुत इश्यूज हैं, और उनमें से जो है वो सबसे बड़ा इशू जो है वो हेयर फॉल है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द अफेक्टीज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो पहले लोगों के बाल नहीं झड़ते थे इतने जल्दी। अब ये क्या हो गया है, इसका लॉजिक ये है कि हमने बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म किया हुआ है सॉइल के साथ। ठीक है, अब फर्टिलाइजर जो आप दे रहे हैं, जितना प्लांट के आधा तो उड़ गया। ठीक है, नाइट्रोजन की मिसाल लेते हैं कि भाई आधा आधी तो उसकी अमोनिया वोलेटिलाइजेशन हो गई, वोलेटिलाइज हो गया, उड़ गया। अब जो बचा है वो आएगा नाइट्रेट फॉर्म में। अगर प्लांट ने उस वक्त उसको उठा लिया तो ठीक है, वरना ये नाइट्रेट फॉर्म फिर कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट में, उल्टा हो जाएगा, एलिमेंटल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये नाइट्रेट प्लांट ने नहीं उठाया तो ये नाइट्रेट फिर जाएगा ग्राउंड वाटर एक्विफर में। तो ग्राउंड वाटर एक्विफर में जब ये जाता है तो आपकी वाटर क्वालिटी जो, और यही ग्राउंड वाटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यही ग्राउंड वाटर हम पी भी रहे हैं, यही ग्राउंड वाटर हम कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हमारे खानों के अंदर भी है। तो इनसे जो है वो बीमारियां बहुत ज्यादा हुई हैं। फर्टिलाइजर पोस्ट पोल्यूशन एक टर्म यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के अगेंस्ट। जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को फेवर करते हैं वो हमेशा आपको यही बात बताएंगे कि भाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो खराब है। वो खराब क्यों है? ये हमारी सॉइल को गंदा करते हैं, ये हमारे वाटर को गंदा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दफा करेंगे, लेकिन अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, जुडिशियस यूज करें, जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है उतना ही इस्तेमाल करें, और वो टाइप्स यूज करें जो आपकी सॉइल की कंडीशंस और आपका जो, और आपकी जो दूसरी चीजें हैं उनको जो है वो जो करता हो, उसको जो अब आप यूज करेंगे तो आपकी जो पोल्यूशन है वो उससे आप बच जाएंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता। अब रेजिडुअल इफेक्ट का जो मतलब है, जो लोग इंटरमोलॉजी से हैं उनको पता होगा कि भाई पेस्टिसाइड्स का एक रेजिडुअल इफेक्ट है। हम पेस्टिसाइड्स तो अप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक जो है वो पेस्ट को मारने के लिए। ठीक है, तो आपने जब वो एनवायरनमेंट में रिलीज की तो पेस्ट ने तो बहुत थोड़ी उठाई, उसके बाद वो क्या होता है, आपके पत्तों के ऊपर भी लग जाती है, और आपकी सॉइल के ऊपर भी गिर जाती है, और कुछ वॉलेटिलाइज होके आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में चली जाती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये परसिस्टेंट और इनपरसिस्टेंट जो का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो चीज एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा देर तक रहे उसको हम कहते हैं कि भाई ये परसिस्टेंट इन नेचर है, यानी कि ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है। सेम इज द केस विद द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं कि भाई इनका जो इम्पैक्ट है, आपने एक सीजन में अप्लाई किया, उधर जो प्लांट को रिक्वायरमेंट थी अगर उसने लिया तो ठीक है, वरना जाया। इसीलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि हर बार जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी हम कोई नई फसल लगाते हैं दोबारा से फर्टिलाइजर अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्विक रिलीज नहीं होते। वो आराम आराम से थोड़े थोड़े मिकदार में जो है वो रिलीज होते रहते हैं। इसीलिए उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है, या जो रेजिडुअल टाइम है सॉइल के अंदर जिंदा रहने का, या सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की सप्लाई को एक्टिव रखने का, वो ज्यादा है। ये जो है वो फायर मूड में होते हैं भाई, क्विक फायर होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये फिर क्या है, जैसे ही आपने अप्लाई किया इनके रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने के बाद अगर वो अवेलेबल प्लांट अवेलेबल फॉर्म में आएंगे, और बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, अगर प्लांट ने उठाए तो ठीक है, वरना जाया हो गया। इसीलिए आपको हर सीजन में अप्लाई करना पड़ता है। ऑर्गेनिक मैटर अगर आपने एक सीजन में अप्लाई किया दिया था, ऑर्गेनिक मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, या कोई भी दूसरा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वो अगर आपने पिछले साल दिया है तो हो सकता है कि अगली आने वाली सीजन में भी उसके इम्पैक्ट्स बचे। इतनी स्लो डिकम्पोजिशन होती है अगर आपने जो है वो सही तरीके से जो है वो प्रॉपरली जो है वो उसको अप्लाई नहीं किया। लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं होते। ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी रिलीज होते हैं। उनकी फिर टाइमिंग होती है कि भाई कौन सा बाद में होगा, कौन सा पहले होगा। तो इवेंचुअली ये फिर आपको जो है वो नजर रखना पड़ता है। सबसे जो बड़ी बात कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर्स आपकी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को नहीं बढ़ाते। इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को तो बढ़ाता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, लेकिन आपकी जमीन की हेल्थ को नहीं बढ़ाता।
उसको बेहतर नहीं बनाता, जमीन को जरखेज नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसकी वजह ये है कि भाई उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। ऑर्गेनिक मैटर अगर नहीं होगा आपकी सॉइल्स के अंदर, तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपकी सॉइल्स खोखली हैं। ना उसमें न्यूट्रिएंट्स को रोकने की ताकत होगी, ना उसमें पानी को रोकने की ताकत होगी, ना उसका टेक्सचर इंप्रूव होगा, ना उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, ना उस सॉइल के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेहतर होगी। बहुत सारे नुकसान आते हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के कम होने के या ना होने के सॉइल के अंदर। तो जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करते हो, तो वो ना सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी देता है, कल भी मैंने आपको बताया था। और उसके साथ साथ आपकी सॉइल की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का मतलब ये है कि भाई ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। और अब मैं जो है वो इसको थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ टॉपिक से हटके, कि भाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक है। टका, बस एकदम आपने रात को टेबलेट खाई और सुबह को आप तैयार। उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारी देसी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक वाली, और वो जो हकीम हमें देते हैं कि भाई 1 महीना खाओ, 3 महीना खाओ। तो फिर उससे फायदा क्या होता है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एक तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, दूसरा वो फिर बार बार हमें फिर लेनी पड़ती है मेडिसिन। लेकिन अगर आप एलिलियोपैथी की तरफ जाते हैं या होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, या हमारे जो हिकमत के जो हैं, उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो आपको एक तो लॉन्ग टर्म खानी पड़ती हैं, लेकिन वो फिर आपकी बीमारी का जड़ से खात्मा करती हैं। तो ये ऐसे ही है कि भाई आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, झट करके फट करके आपको जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपकी फसल मरने को आ गई है, जल गई है, आप इनऑर्गेनिक जो है वो ठका करके डालें और जल्दी से जो है वो क्विक रिजल्ट्स जो है वो हासिल करना शुरू कर दें। तो याद रखें, ऑर्गेनिक मैन्योर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जब भी अप्लाई किए जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं और आपके जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं ना, वो आपकी सॉइल की हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। हेल्थ को बेहतर तो तब बनाएगा ना जब वो आपकी सॉइल में रुकेगा, वो रुकता ही नहीं है। वो जो प्लांट को मिलना था मिल गया, उसको उठाया, सीजन खत्म, भाई न्यूट्रिएंट्स खत्म। और ना ही ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को जो है वो आपकी सॉइल्स के अंदर बढ़ाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक जो इम्पैक्ट है इनका वो यही है कि भाई आ, आजकल जो हम भी फेस कर रहे हैं, ठीक है, अब सर्दियां आएंगी, गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। भाई गैस क्यों शॉर्ट किया है? भाई वो जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको दिया गया है। अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो शामिल है चीजें, ठीक है। इनके साथ क्या होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीजें हैं वो शामिल होती हैं, इनकी माइनिंग की जाती है। अब जैसे मैंने आपको रॉक फॉस्फेट का कल मिसाल दिया, तो रॉक फॉस्फेट ऐसे पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसकी माइनिंग होती है, उसके पहाड़ है, वहां से इसको जो है वो खोद के जो है वो निकाला जाता है। तो फिर जब माइनिंग की जाती है तो फिर एनवायरनमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर इससे क्या हो जाता है कि इन चीजों का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो याद रखें, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जब भी अप्लाई किए जाएंगे या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जब भी अप्लाई किए जाएंगे, उनके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है, उनको नुकसान तो कोई भी नहीं है खैर, लेकिन उनका जो एक ड्रॉबैक है, जो मैं कहूँ कि भाई उनकी जो माइनस पॉइंट है वो यही है कि एक तो उनके अंदर बहुत कम न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। 1 टन के अंदर 1000 किलो में 10 किलो मिलेंगे, इधर आप यूरिया 23 किलो हासिल कर रहे हैं 50 किलो में से। दूसरा ये होता है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने का जो पैटर्न है वो स्लो है, ठीक है। और उसके मुकाबले में अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को देखें तो वो क्विक रिलीज करते हैं, ठीक है। इनके अंदर न्यूट्रिएंट रिटेंशन टाइम जो है वो ज्यादा है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ा देगा, उसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी प्रोवाइड करेगा। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें देगा, और वो यही है कि भाई आपकी यील्ड को बेहतर बनाएगा और आपको जो है वो क्विक रिजल्ट्स देके जो है वो तैयार कर देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई सॉइल की हेल्थ को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंप्रूव नहीं करते, हाँ, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सॉइल की फर्टिलिटी को जरूर इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी को इंप्रूव तब तक कर रहे होते हैं जब तक वो सॉइल के अंदर मौजूद है। अगर जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स जब तक आपकी सॉइल में मौजूद हैं, तब तक तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जबरदस्त है। अगर वो खत्म हो गए या कम हो गए, तो फिर क्या होगा कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब, सॉइल हेल्थ से मुराद ये है कि आपकी जमीन के अंदर
जो होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उनको बेहतर बनाए। जैसे पीएच है, अब पीएच ज्यादा है आपकी, तो क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम, आपके न्यूट्रिएंट्स की फिक्सेशन ज्यादा। तो फिर ऑर्गेनिक मैटर जब आप अप्लाई करते हो तो फिर क्या होता है कि आपकी जो है वो व्हाट वी कैन से, तो पीएच है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो कुछ एसिड्स रिलीज करता है, और जब एसिड्स आपकी सॉइल के एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपकी पीएच को थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस कर लेती है। तो ये वो देखें चीजें हैं जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपको नहीं मिलती। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उल्टा इनके अंदर कुछ पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। अब इनको बनाने में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में कैडमियम की जो है वो कंटेमिनेशन होती है, ठीक है। फॉस्फो डीएपी बनाने के दौरान हम जो है वो कैडमियम भी जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए, उसको उसकी शक्ल देने के लिए हमें जो है वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये कैडमियम कैडमियम इटसेल्फ जो है वो एक बहुत खतरनाक किस्म का जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि इधर आपको सिर्फ पैदावार चाहिए तो आप पैदावार की तरफ जाएं, लेकिन अगर आपको पैदावार भी चाहिए, जमीन भी बेहतर चाहिए, आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको बेहतर चाहिए, तो फिर आपको जो है वो फिर दूसरे मेथड्स को जो है वो देखना पड़ेगा। सो आई होप के जो है वो मेरा ये वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पर एंड होता है। देर इज अ फोर 4 और 4.5 मिनट का जो है वो टाइम हमारे पास बाकी है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। ये जैसे ही मीटिंग आई आई विल सजेस्ट गुलाम नबी के आप इसको जो है वो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें यहाँ पर। हम जो है फिर जब दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो का जब स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। सो देर इज अ 5 मिनट्स ब्रेक गाइस, 9:09 हुए। आई विल सी यू एट 9:15। ये मीटिंग भले चलती रहे, एट द एंड ये खत्म हो जाएगी। सो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। थैंक यू।